नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर मध्यकालीन भारत के इतिहास में। हम देखेंगे दो सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों को, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक साम्राज्य के खत्म होने से दूसरे के लिए रास्ता बना और कैसे इस बदलाव ने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प और सीधे सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी एक लड़ाई थी जिसने हिंदुस्तान का पूरा भविष्य ही तय कर दिया? यही वो सवाल है जो हमें सल्तनत के दौर के अंत से मुगल युग की शानदार शुरुआत तक ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। देखिए, ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। हम बात कर रहे हैं पूरे 320 साल तक चले एक तुर्क अफगान शासन की। एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाली सदियों के लिए भारत की प्रशासनिक और सांस्कृतिक बुनियाद इसी दौर में रखी गई थी। अब सोचिए, इन 320 सालों में कोई एक हुकूमत नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया। सफर शुरू हुआ गुलाम वंश से, फिर आई खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोदी वंश। ये दिखाता है कि सल्तनत का सियासी माहौल कितना उथल-पुथल भरा था। लेकिन सल्तनत का दौर सिर्फ लड़ाइयों और तख्ता पलट कर नहीं था। इसी दौर में कुछ बहुत बड़ी और अनोखी चीजें भी हुईं। सोचिए, रज़िया सुल्ताना के रूप में भारत को अपनी पहली मुस्लिम शासक मिली। बलबन ने एक मजबूत सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने तो मार्केट कंट्रोल जैसी क्रांतिकारी नीतियां लागू कर दी। और हाँ, मोहम्मद तुगलक, जिनके राजधानी बदलने जैसे बड़े और साहसिक फैसले आज भी चर्चा का विषय है। और फिर जैसा कि इतिहास में होता है, हर चीज का एक अंत होता है। सल्तनत का दौर भी अपने आखिरी पड़ाव पर था। लोदी वंश कमजोर पड़ रहा था और उत्तर से एक ऐसी नई आंधी उठ रही थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। जी हाँ, ये मुगलों के आने का वक्त था। साल था 1526 और मैदान था पानीपत का। ये इतिहास का वो मोड़ था, वो निर्णायक पल जब दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य के एक नए सवेरे की शुरुआत हुई। पानीपत की लड़ाई असल में ताकत की नहीं, तकनीक की लड़ाई थी। एक तरफ थी इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी पारंपरिक सेना जो अपने हाथियों और घुड़सवारों पर निर्भर थी, तो दूसरी तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन कहीं ज्यादा आधुनिक फौज। बाबर के पास वो चीज थी जो लोदी के पास नहीं थी, तोपें और तेज तर्रार तुर्की घुड़सवार। और इसी नई तकनीक ने पूरी लड़ाई का रुख पलट दिया। तो बाबर ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आके एक आलीशान और मजबूत इमारत बनाने का काम किया अकबर ने। अकबर का दौर ही वो वक्त था जब मुगल साम्राज्य सही मायनों में अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि अकबर ने ये किया कैसे? इसका एक बड़ा जवाब है मनसबदारी सिस्टम। अब ये क्या था? आसान भाषा में समझें तो ये एक रैंकिंग सिस्टम था। हर अफसर को, चाहे वो सेना में हो या प्रशासन में, एक रैंक या मनसब दिया जाता था। इससे एक ऐसी वफादार और मजबूत अफसरशाही तैयार हुई जो साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बन गई। अकबर की सोच सिर्फ जंग और प्रशासन तक ही नहीं थी। उसने एक बहुत बड़ी और गहरी बात समझी, सुलह-ए-कुल, यानी सबके साथ शांति की नीति। उसने एक इबादतखाना बनवाया जहां हर धर्म के विद्वान आते और आपस में बातें करते, बहस करते। ये धार्मिक सहनशीलता की सोच ही आगे चलकर मुगल संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत बनी। तो अगर अकबर के साम्राज्य के खंभों को देखें तो वो 4 थे। 1, राजधानी से चलने वाला मजबूत केंद्रीय शासन। 2, जब्ती सिस्टम से आने वाला पक्का रेवेन्यू। 3, राजपूतों के साथ शादी और सहयोग की रणनीतिक दोस्ती। और 4, गुजरात से लेकर बंगाल तक एक विशाल साम्राज्य का विस्तार। इन्हीं 4 खंभों पर मुगल सल्तनत की शानदार इमारत खड़ी हुई। अकबर ने जो इमारत खड़ी की वो उसके बाद भी बुलंद रही, खासकर जहांगीर और शाहजहां के दौर में। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसका भी एक शिखर था और फिर एक ढलान। चलिए अब उस उतार चढ़ाव को भी समझते हैं। शाहजहां का दौर, इसे आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये उस दौर की शानो शौकत, कला और समृद्धि की कहानी कहती हैं। ये मुगल कला का शिखर था।
लेकिन फिर औरंगजेब के दौर में इस शानदार इमारत में दरारें साफ दिखने लगीं। उसकी कुछ धार्मिक नीतियां जैसे जजिया टैक्स को दोबारा लगाना लोगों को पसंद नहीं आईं। दक्कन में सालों साल चलने वाली लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मराठा, जाट और सिख जैसी ताकतें उठ खड़ी हुईं, जिन्होंने मुगल सत्ता को सीधी चुनौती दी। तो चलिए, अब तक की इस पूरी कहानी को समेटते हुए इन दोनों महान साम्राज्यों को आमने सामने रखकर देखते हैं। आखिर सल्तनत और मुगल साम्राज्य में बड़े फर्क क्या थे? सबसे पहला फर्क तो उनकी जड़ों का ही था। सल्तनत तुर्क अफगान थी तो मुगल तुर्क मंगोल। प्रशासन की बात करें तो सल्तनत में अक्सर शासक के साथ सिस्टम बदल जाता था, वो अस्थिर था, जबकि मुगलों ने एक पक्का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया। और हाँ, कल्चर, सल्तनत में फारसी रंग गहरा था तो मुगलों ने एक मिली-जुली संस्कृति, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसे बढ़ावा दिया। और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था मिलिट्री। सल्तनत की ताकत थी घुड़सवार तो मुगलों की ताकत थी तोपखाना। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी किसी एक के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने की नहीं है। ये असल में एक विकास की कहानी है। सल्तनत ने वो जमीन तैयार की, वो नींव रखी, जिस पर मुगलों ने एक ऐसी यादगार और शानदार इमारत बनाई जो आज भी इतिहास में बुलंद खड़ी है। और ये सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि इन दोनों साम्राज्यों की विरासत, इनका असर आज हमारी जिंदगी में, हमारे प्रशासन, हमारी भाषा और हमारे समाज में कहाँ-कहाँ और कैसे जिंदा है। ये सोचने वाली बात है ना?